आ चुका है अष्टांग हृदय की सीरीज में। हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं अष्टांग हृदय सूत्रस्थान। हम लोगों ने पिछली कुछ वीडियो में 6 चैप्टरों की वीडियो बना चुके हैं और 8वां भी रिसेंटली मैंने अपलोड कर दिया है, ठीक है। और आज हम लोग पढ़ने जाएंगे 9th चैप्टर, द्रव्य आदि विज्ञानियम। इस चैप्टर में अपन रस के बारे में पढ़ेंगे, उसका वीर, उसके विपाक के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे इन्होंने यहाँ पे बता दिया है। अब हम यहाँ से द्रव्य आदि विज्ञानी अर्थात द्रव्य आदि विज्ञानी का मतलब क्या है, द्रव्य बोल दिया इन्होंने और द्रव्य के बाद क्या लगा दिया है, आदि। तो वो आदि क्या क्या है, द्रव तो हो गया, रस, गुण, वीर्य, विपाक और प्रभाव, ठीक है। इनके बारे में पढ़ेंगे, ये सब क्या क्या होते हैं, ठीक है। तो आ जाते हैं द्रव्य की प्रधानता। अब द्रव्य क्यों प्रधान है, अब यहाँ इन लोगों ने सबसे आगे किसको रखा है, द्रव्य को। उसका कोई रीजन होगा ना उसको सबसे आगे रखने का, ठीक है। तो उसका रीजन सुनो। रस, गुण, वीर्य, विपाक एवं प्रभाव द्रव्य में रहने वाले इन धर्मों में हरित की आदि द्रव्यों को श्रेष्ठ माना गया है, क्योंकि ये रस आदि द्रव्य में ही आश्रित होते हैं, अर्थात ये रस आदि भाव द्रव्य में प्राप्त होते हैं। तो जो द्रव्य की बात थे ना, रस, गुण, वीर्य, विपाक और प्रभाव, ये सब द्रव्य के अंदर आश्रित रहते हैं। मतलब द्रव्य एक घर है और उस घर में ये सब चीजें रहती हैं। तो प्रधान कौन हुआ, जिसका घर है। तो अपन भी रेंट से रहते हैं पीजीज में, तो जिसका घर है वो प्रधान हुआ और अपन तो क्या बस एज अ गेस्ट रह रहे हैं। तो द्रव्यमेव रसादीनाम श्रेष्ठम ते ही तद आश्रयम, ठीक है। ये डेफिनेशन होगी रस की प्रधानता की। फिर द्रव्य का स्वरूप। अब द्रव्य का स्वरूप, द्रव्य कैसा है ये पता करते हैं अपन। यह द्रव्य पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश इन 5 महाभूतों के संयोग वाला है। पंचभूतात्मकम तत्तु। देखो इस जगत में जितनी भी वस्तुएं हैं, जो भी चीजें, सब क्या पंचभौतिक मतलब पंच महाभूतों से मिलकर बनती है, ठीक है। तब यहाँ पे इन्होंने बोल दिया कि जो द्रव्य है वो भी पंचभौतिक है, वो भी 5 महाभूतों से मिलकर बनता है, ठीक है। द्रव्य की उत्पत्ति। अब द्रव्य की उत्पत्ति कैसे होती है, ये वह द्रव्य पृथ्वी का आश्रय पाकर उस प्रकार उत्पन्न होता है जैसे मिट्टी से घड़ा उत्पन्न होता है। एक प्रकार से द्रव्य कैसे, यहाँ पे इन्होंने बोल दिया पृथ्वी का द्रव्य पृथ्वी का आश्रय पाकर उस प्रकार उत्पन्न होता है जैसे मिट्टी से घड़ा उत्पन्न होता है, ठीक है। फिर उत्पत्ति के कारण। द्रव्य की उत्पत्ति का प्रमुख कारण जल है। तो आप लोगों से पूछेंगे द्रव्य की योनि क्या है, मतलब योनि इज इक्वल टू उत्पत्ति। तो जल की उत्पत्ति किससे वो द्रव्य की उत्पत्ति किससे होती है, जल महाभूत से होती है, ठीक है। तथापि इसकी उत्पत्ति में अग्नि, वायु तथा आकाश के समवाय संबंध से उसकी उत्पत्ति होती है। अब जो हल्के हल्के, जैसे आग हल्की होती है, वायु हल्की होती है, आकाश ऊपर हल्का होता है, ये सब क्या संबंधित रहते हैं इसकी उत्पत्ति, मतलब हेल्प करते हैं, ठीक है। और रस, जल इसकी योनि हो गई और पृथ्वी का क्या होता है, आश्रय। पृथ्वी पर अपन सब रहते हैं तो वो क्या अपना आश्रय होगा, ठीक है। उक्त पदार्थों के संयोग भेद से द्रव्य में भिन्नता भी होती है, ठीक है। जैसे पृथ्वी अलग अलग जगह पे अलग अलग मिट्टी होती है, अलग अलग जल होता है, तो इन सब के कारण के वहां पे इनके द्रव्य के गुणों में विशेषता मतलब डिफरेंस आ जाता है। विशेष का मतलब होता है डिफरेंस, ठीक है। नामकरण में कारण। जिन द्रव्यों में जिस महाभूत तत्व की विशेषता होती है वह उसी नाम से कहा जाता है। जैसे पार्थिव, आग्नेय, वायव्य, नाभस आदि व्यवहार के लिए उसकी संज्ञा होती है। मतलब जिस, देखो होते 5 महाभूत है हर चीज में, पर इसमें क्या पृथ्वी वाला गुण जो है वो थोड़ा ज्यादा है, इसलिए इसको अपन ने पार्थिव बोल दिया। और बाकी जो 4 महाभूत है ना, वो भी प्रेजेंट है इसके अंदर, ठीक है। द्रव्य अनेक रस। पृथ्वी आदि महाभूतों के समवाय से उत्पन्न होने के कारण कोई भी द्रव्य किसी एक रस वाला नहीं होता है। मतलब द्रव्य में ना सारे रस होते हैं। रस मैंने कितने पढ़ाए हैं आप लोगों को, कितने प्रकार के रस होते हैं जल्दी बताओ। इनका ऑर्डर भी याद करना, ठीक है। मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय, ठीक है। अनेक दोषज रोग। यही कारण है कि उस द्रव्य का सेवन करने से उत्पन्न होने वाले ज्वर आदि रोग भी किसी एक ही दोष वाले नहीं होते हैं। उस द्रव्य में जो रस प्रतीत या व्याप्त होता है वही उसका प्रधान रस कहा जाता है। जो रस प्रधान रस का अनुभव होने के बाद प्रतीत होता है अथवा जिसका बहुत कम अनुभव हो पाता है उसे अनुरस कहते हैं। अब ठीक है, दो चीज आती है, एक आती है रस और एक आती है अनुरस, ठीक है। अब आपने कोई चीज खाई, जैसे अपन ने आंवला खाया, आंवला खाया होगा आप सब लोगों ने,
तो स्टार्टिंग में अपने को कैसा वो खट्टा खट्टा लगता है, तो जो स्टार्टिंग में जिसका अनुभव होगा, जो रस व्यक्त होता है, उसको अपन बोल देते हैं रस। और आंवले को अपन बहुत देर तक उसको खाते रहते हैं, तो एंड स्टेट में वो क्या थोड़ा सा मीठा मीठा लगने लग जाता है। तो जो अव्यक्त रस है, जो स्टार्टिंग में अपने को नहीं मिला, जो अंत में मिला है, तो जो अंत में मिलता है अव्यक्त रहता है और वो अनुरस होता है। तो अनुरस में आ ए याद कर लेना, या आ, इससे क्या होगा, अव्यक्त, अंत में और अनुरस। और जो व्यक्त होता है और प्रारंभ में मिलता है वो क्या होता है, रस होता है। ठीक है, फिर आ जाते हैं द्रव्यगत गुरु आदि गुण। गुरु आदि 20 गुण होते हैं, 20 गुण पार्थिव आदि द्रव्य में रहते हैं। यही द्रव्य मधुर आदि रसों के आश्रय भी होते हैं, किंतु सहचर्य होने के कारण वे गुरु आदि गुण रसों में भी होते हैं, ऐसा कहा दिया गया है। अब इन्होंने गुरु आदि गुण के बारे में बात करी है। जो जो गुरु आदि जो 20 गुण बोले ना, इनको गुरवादी गुण बोलते हैं। ठीक है, थोड़ा थोड़ा सा द्रव्य का और गुरवादी गुणों का रिलेशन बताया है इन्होंने यहाँ पे। फिर पार्थिव द्रव्य का वर्णन। अब हम पार्थिव द्रव्य के बारे में पढ़ेंगे जो पृथ्वी से उत्पन्न होता है। ठीक है, उक्त पंचमहाभूतात्मक द्रव्य में जो द्रव्य, अब हम पार्थिव द्रव्य के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, उक्त पंचमहाभूत आत्मक द्रव्य में से जो द्रव्य गुरु, स्थूल, स्थिर तथा गंध गुण प्रधान होता है उसे पार्थिव द्रव्य कहते हैं। पृथ्वी, पृथ्वी भारी होती है, गुरु स्थूल कितनी बड़ी होती है अपनी पृथ्वी, स्थिर एक जगह पे स्थिर है। जब बारिश होती है पृथ्वी पे तो एक बहुत अच्छी गंध आती है ना, तो इसे याद रखना, पृथ्वी से क्या गंध गुण होता है, प्रदान होता है, उसे पार्थिव द्रव्य कहते हैं। इन गुणों से युक्त पार्थिव द्रव्य गुरुता, स्थिरता, संधानता, उपचय कारक होता है। ये सब उसके गुण हो गए। ठीक है, अब आप पे आ जाते हैं। आप पे द्रव्य कैसा, ये इसका गुण क्या है, संघात, उपचय, अवहम। मतलब संघात मतलब अपने को शरीर में जो भी ठोस पार्ट है, कठिन कठिन पार्ट है, वो सब पृथ्वी है। ठीक है, और जो अपन स्थिर होकर चलते हैं वो पृथ्वी के कारण होती है। और जो डेंसिटी है अपनी, वो डेंस है, वो किसके कारण है, पृथ्वी के कारण है। ठीक है, अब आप पे, आप मतलब होता है जल। जो द्रव्य, द्रव्य मैंने अब बताया, द्रव्य मतलब क्या होता है, द्रव्य मतलब क्या है, द्रव्य इज लिक्विड, द्रव्य जो भी आहार अपन खाते हैं पीते हैं, ठीक है, वो सब जो भी द्रव्य, द्रव्य शीत, गुरु, स्निग्ध, मंद, सांद्र तथा रस गुण प्रदान होता है उसे आप या जलीय द्रव्य कहते हैं। इन गुणों से युक्त आप द्रव्य स्नेह, विषंदन, क्लेदन, प्रहलादन, बंधन कारक होता है। ठीक है, प्रहलादन बंधन कारक कौन होता है, आप। अपन किसी भी चीज में जल डाल के, जैसे अपन रोटी बनाने के लिए आटा लगाते हैं, उसमें आटे में पानी डाल देते हैं, तो वो क्या है, एक गोले जैसा बन जाता है, तो वो क्या बंधन कर रहा है, बांध रहा है एक दूसरे को। और प्रहलाद मतलब खुशी करने वाला, जैसे अपन बाहर वो थक के आए और घर पे आते से मम्मी ने अपने को ग्लूकोन डी पिला दिया, तो अपन क्या बहुत खुश हो गए, तो प्रहलादन आनंददायक होता है। ठीक है, फिर अग्नि, आग, आग आग के बारे में बात करते हैं। जो द्रव्य रूक्ष, तीक्ष्ण, उष्ण, विशद, सूक्ष्म तथा रूप गुण प्रदान होता है उसे आग्नेय द्रव्य कहते हैं। इस गुणों के युक्त आग्नेय द्रव्य, आग में हाथ डालेंगे तो दाग जल जाएगा, कांति हो जाएगी, बर्न हो जाएगा। आग का एक बर्न होता है ना, लाल कलर की जैसे जलती है वो, प्रकाश, आग लगा दे तो उजाला निकल जाता है, तथा अपने शरीर जो जठराग्नि वो क्या पाचन करने वाले होते हैं। तो ये सब अग्नि के गुण हो गए। फिर हवा, वायु के बारे में पढ़ते हैं। जो द्रव्य रूक्ष होता है, विशद होता है, लघु होता है, स्पर्श गुण प्रदान होता है। वायु को सिर्फ अपन स्पर्श करके, हवा चल रही तो अपन उसको अपनी स्किन से वो टच हो रहा है, बस वही पता चल सकता है, अपन उसको देख तो सकते नहीं, स्पर्श गुण प्रदान होती है, वह वायु द्रव्य कहा जाता है। यह रूक्षता, लघुता, विशदता, विचरणशील, विचरणशील बोले तो जो इधर उधर घूमे, वायु हवा इधर उधर घूमते रहते हैं ना, तो उसको विचरणशील बोलते हैं। ग्लानि, हर्ष, क्षय, ठीक है, कारक होता है, उसको अपन वायु कहते हैं। फिर नावस पे आ जाते हैं। ठीक है, जो द्रव्य सूक्ष्म, विशद, लघु, शब्द गुण प्रदान होता है वह नावस। नावस मतलब आकाश, आकाश बादल गरजते हैं ना, तो वहां से किसी आवाज आती है थंडरिंग की, तो ऐसा याद रखना, आकाश गरजते हैं तो थंडरिंग। ये कौन से गुण प्रदान है, शब्द गुण प्रदान है। ठीक है, नावस आकाशीय कहा जाता है। वह शोषिर तथा लघुता कारक होता है। शोषिर मतलब खोखले, जैसे आपने स्पंज देखी होगी, स्पंज के अंदर कितने सारे होल्स होते हैं, तो ऐसे ही आकाश भी खोखला होता है और इसलिए वो हल्का होता है। ठीक है, औषध द्रव्य के बारे में अपन देखते हैं। इस प्रकार संपूर्ण संसार में कोई भी द्रव्य ऐसा नहीं है जो औषध ना हो। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको हाईलाइट कर लेना। ठीक है,
इस प्रकार एग्जाम में ये पॉइंट लिखना जब भी आता है तुमको, ये कहीं पे भी लिख सकते हो आप लोग, ठीक है। द्रव्य के बारे में पूछ ले, पंचमहाभूत के बारे में पूछ ले, ठीक है, औषध के बारे में पूछ ले, तो आपको क्या लिखना है, इस प्रकार संपूर्ण संसार में कोई भी ऐसा द्रव्य नहीं है जो औषध ना हो, क्योंकि सभी द्रव्य अनेक अर्थों एवं विविध प्रकार के योगों से युक्त होता है। जगत्य जगत्येवं औषधम न किंचित विद्यते द्रव्यम वशान अर्थ योग्यो। मतलब इनका मतलब वही बताया इन्होंने कि जो संसार में सारे द्रव्य वो सभी औषध हैं, क्योंकि वह विविध प्रकार के योगों से युक्त, योग मतलब एक दूसरे से मिलना आना, दो तीन चीजों को, उससे अपन योग बोलते हैं, ठीक है। औषध द्रव्य के बारे में देख लिया अपन ने। अब द्रव्यों की विशेषता। जो द्रव्य ऊर्ध्वगामी अर्थात वमन कारक होते हैं उसमें प्राय, अब यहाँ पे आप लोग लिख लेना, वमन, विरेचन, ठीक है। वमन क्या ऊपर से निकालता है, विरेचन क्या नीचे से निकालता है। अब जो हल्की चीज है वो ऊपर से जाएगी और जो भारी चीज है वो नीचे से आएगी। तो अग्नि, वायु, ये कैसे हल्के होते हैं, तो ये तत्व वमन कारक औषध में और ऊर्ध्वगामी अर्थात जो ऊपर से निकलते हैं उनमें अधिक होते हैं। और जो द्रव अधोगामी विरेचन होते हैं उनमें प्राय पृथ्वी और जल होता है। पृथ्वी और जल भारी होता है ना, पानी और मिट्टी को फेंकेंगे कहीं पे तो वो नीचे गिर जाएगी, जल को डालेंगे तो नीचे गिर जाएगा, ठीक है। और आकाश जो है इन सबको बैलेंस करता है, ठीक है। इसे याद कर लेना द्रव्यों की विशेषता में, ये पूछते हैं ये चीज। फिर आ जाते हैं अपन लोग वीर्य के लक्षण। भागवत के अनुसार वीर्य दो प्रकार का होता है, इन दोनों में प्रथम उष्ण वीर्य के लक्षण और एक होता है कौन सा अपना शीत वीर्य होता है, ठीक है। दो वीर्य होते हैं, उष्ण वीर्य, जो कोई भी औषध होती है उसके वीर्य होते हैं, जैसे कि वीर्य के अकॉर्डिंग में अपन औषध का सेवन करते हैं। जैसे अपने को सर्दी जुकाम हो जाता है तो अपन को क्या बोलते हैं कि ठंड लग गई है इसलिए हुआ है सब, तो अपन क्या उस टाइम शीत वीर उष्ण वीर औषध देंगे। उष्ण क्या क्या होता है, जैसे अदरक हो गया तो अपन अदरक वाली चाय लेंगे, तुलसी वाली चाय लेंगे, दालचीनी की चाय लेंगे, तो ये सब क्या उष्ण वीर्य चीज है। और अपने को बीमारी कौन सी हुई थी, शीत वीर्य वाला, शीत वीर्य के कारण, शीत के कारण, तो इसे अपोजिट चिकित्सा करते हैं, ठीक है। तो भागवत ने कितने वीर्य माने, दो वीर्य माने हैं। तो भ्रम, प्यास लगना, गिलानी, स्वेद, दाह, आंसू, पाकी, तो जिसमें जल्दी से भोजन पक, शीघ्र पाचन भोजन का तथा व्रण आदि का पाक करवाने के लिए, वात तथा कफ दोष का शमन करने के लिए। वात और कफ दोष कैसे, इन दोनों का गुण मैंने आपको पढ़ाया था, वही कैसा होता है, शीत होता है। और शीत में अपन कैसे चीज यूज करेंगे, उष्ण चीज, ठीक है। तो ऐसे याद रखना। फिर शीत वीर्य, शीत, अब ठंडा ठंडा पानी पीते हैं तो अपन को बहुत अच्छा लगता है ना गर्मी में, तो प्रहलादन मतलब मन को प्रसन्न करने वाला, जीवन देने वाला। आइसक्रीम खाते हैं तो कितना अच्छा लगता है। स्तंभ कारक, रक्त एवं पित्त को निर्मल करने वाला। स्तंभ कारक बोले तो रोक देना, अपने को कहीं पे ब्लड निकलता है तो अपन वहाँ पे आई से लगा देते हैं, तो उससे क्या ब्लड की फ्लोटिंग हो जाती है, ठीक है, ये सब रुक जाता है ब्लड वहाँ पे, ठीक है। हीमोस्टेसिस हो जाती है, ठीक है। फिर विपाक का वर्णन करेंगे हम लोग यहाँ पे, ठीक है। जठराग्नि के संयोग से जब खाए हुए मधुर आदि रस युक्त आहार का पाक होने लगता है, उसके बाद में आहार रस अलग अलग रस उत्पन्न होते हैं, उसे विपाक कहते हैं, ठीक है। अब अपन कैसा खाना खाते हैं, मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कसाय, 6 रस युक्त अपन खाना खाते हैं। फिर वो अपने अमाशय में जाता है, फिर अमाशय में जाके जठराग्नि उस पे काम करके उसको पका देती है। पकाने के बाद जिस रस की उत्पत्ति होती है, जो रस बनता है, उसको अपन क्या विपाक कहते हैं, ठीक है। विपाक, रस भेद, अब विपाक के नीचे भेद पढ़ेंगे अपन, ठीक है। ये विपाक के बारे में बता दिया इन्होंने, ठीक है। जठराग्नि योगाद द्वियति रस अंतरम, रसानाम परिणाम अंते, रसों के परिणाम, जो रस खाए उसके परिणाम, अंत में जो परिणाम आता है उसको क्या विपाक कहते हैं, विपाक स्मृता। फिर विपाक रस भेद से, अब विपाक के कितने, 3 भेद होते हैं, ठीक है, लिख लेना साइड में। एक मधुर विपाक, अम्ल विपाक, और कौन सा विपाक है जल्दी जल्दी बताओ, एक कटु विपाक होता है, ठीक है। प्राय मधुर तथा लवण रस वाले पदार्थों का विपाक मधुर होता है। अब जो अपन ने रस पढ़े थे ना, मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय, तो जो मतलब अम्ल रस वाले द्रव्य थे ना, उनका तो अम्ल विपाक ही होता है, ठीक है। जो नीचे के अपने 3 है, इनका कटु विपाक होता है, ठीक है। और जो अपने मधुर और लवण है, इन दो
इन दोनों का कैसा होता है, मधुर विपाक होता है। ठीक है, तो ये इस श्लोक में लिखा हुआ है। स्वादु पटुश्च मधुर, मतलब स्वादु मतलब मधुर, पटु मतलब लवण, इन दोनों का मधुर हो गया। अम्लो अम्लम मतलब अम्ल का तो अमल हो गया। पच्यते रसा, तिक्त उष्ण कषायाणि विपाका प्राय कटु, जो तिक्त उष्ण कषाय है ना उसका कैसा हो गया, कटु हो गया। ये तीन विपाक के बारे में बता दिया इन्होंने। ठीक है, ऐसे ये जो चीज श्लोक के फॉर्म में और ये सब पैराग्राफ में रहती है ना, इनको आप लोग साइड में बुक में जो जगह रहती है ना वहाँ पे बढ़िया टेबल बना के लिख लिया करो। ठीक है, फिर रहते हैं अपन रसवीर विपाक प्रभाव। विपाक का फल आहार रस के समान ही फलदायक होता है, किंतु उसमें भी द्रव्य के अपने विशिष्ट लक्षण इस प्रकार होते हैं। कोई द्रव्य दोष शमन रूप कर्म करने के कारण शुभ होता है, कोई द्रव्य दोष प्रकोप रूप कर्म करने के कारण अशुभ होता है। जो दोष को प्रकोप करेगा वो अशुभ होगा, जो दोष का शमन करेगा वो शुभ होगा। उसमें भी कोई द्रव्य मधुर आदि रसों से कर्म करता है, तो कोई पाक विपाक से, कोई गुण से, कोई वीर से, कोई प्रभाव से। जो अपन ने चीजें पढ़ी ना, रस, द्रव्य, द्रव्य में रस, गुण, वीर, विपाक, प्रभाव, हर एक जो अपन मेडिसिन लेते हैं ना वो अलग अलग चीज से काम करते हैं। ठीक है, ये सब थोड़ा सा आगे आप आगे जाकर पढ़ोगे। अभी बस इतना ध्यान रखो कि ये रस, वीर, विपाक और प्रभाव ये चीज होती हैं, इनमें ये टाइप होते हैं, ये से ये काम करते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं द्रव्य का स्वाभाविक बल। द्रव्य में रस, गुण, वीर, विपाक, इनमें से जो बलवान होकर रहता है वही अपने कर्म करता है। ठीक है, अब अपन ने क्या पढ़ा था, द्रव्य के अंदर ये सब चीजें रहती हैं। ठीक है, अब ये सब काम करने वाले ये सब भी रहते हैं। ठीक है, तो जिस भी द्रव्य, जो भी अपन औषध, जो भी अपन खाना खा रहे हैं उसमें अगर रस बलवान होगा तो रस काम करेगा, गुण बलवान होगा तो गुण काम करेगा, वीर्य बलवान होगा तो वीर्य काम करेगा, विपाक बलवान होगा तो विपाक काम करेगा, प्रभाव बलवान होगा तो वो काम करेगा। अपन को ना प्रभाव का ऐसा है, जिस भी मेडिसिन का अपने को समझ नहीं आता ना ये कैसे काम कर रहा है, तो अपन एट द एंड उसको बोल देते हैं कि उसके प्रभाव से काम कर रहा है। जैसे कि अपन पूजा पाठ करते हैं, मंदिर जाते हैं, तो एक प्रकार से क्या भगवान का प्रभाव रहता है ना अपने ऊपर अच्छे कर्म करने का, तो प्रभाव हो गया है ना, वही अपने कर्म करता है। वह दूसरों को दबाकर शुभ तथा अशुभ कार्य करने के कारण होता है। परस्पर विपरीत गुणों का संयोग होने के कारण अधिकांश यह देखा जाता है कि बलवान द्वारा अल्प बल वाला जीत लिया जाता है। जो ठीक है, अब जो बलवान रहता है वो अल्प वाले को ऑब्वियसली उसको हरा देगा। ठीक है, रस आदि का स्वाभाविक बल। रस की समानता होने पर कभी कभी रस को विपाक जीत लेता है, रस और विपाक को वीर्य जीत लेता है, रस विपाक वीर्य को प्रभाव जीत लेता है। यह द्रव्य को अथवा रस आदि का स्वाभाविक बल होता है। ठीक है, अभी बलवंता बल का ऑर्डर हो गया है। रस से ज्यादा बलवान गुण होता है, गुण से बलवान वीर होता है, वीर से बलवान विपाक और विपाक से प्रभाव। ये पूछते हैं, ये ऑर्डर आपको एग्जाम में लिखने को आएगा। ठीक है, तो लिख लेना, इसको लिख लेना, आर, जी, बी, पी और प्रभाव। ठीक है, ठीक है, इसको राइमिंग में पढ़ा करो। दो को एक साथ पढ़ना है, इनको तीन को एक साथ पढ़ना है। रसगुण, वीर्य विपाक, प्रभाव, रसगुण, वीर्य विपाक, प्रभाव। अपने फ्रेंड से डिस्कस करते रहा करो, हर किसी से कभी भी पूछ लिया करो, तो क्या ये चीजें याद हो जाती है। ठीक है, बैठ कर याद करने वाली चीजें नहीं है कि अपन आज बैठे और आज शाम तक इनको पूरा रट डालते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं होता है। रस आदि का स्वाभाविक बल, वही बताया मैंने कि वीर्य इस विभाग को जीत लेता है। प्रभाव का वर्णन, प्रभाव क्या होता है। ठीक है, रस एवं विपाक आदि की समानता होने पर भी उन उन द्रव्यों का जो प्रमुख कर्म होता है उसे प्रभाव, एक प्रभाव से ना एक प्रकार का प्रमुख कर्म होता है, एक्सेप्शनल केस ही होता है। ठीक है, उसमें प्रभाव कारण होता है। जैसे दंती, जो जमाल गोटा बोलता है ना, जिसको खिला देते तो लूज मोशन लग जाते हैं। द्रव्य रस तथा विपाक में चित्रक द्रव के समान होता है। चित्रक और ये दंती जमाल गोटा, ये दोनों के रस और बाकी जो चीजें ना सब सेम है, फिर भी ये विरेचक होता है। जो दंती है ना वो विरेचक होती है। इसी प्रकार पर जो चित्रक, जो चित्रा होता है ना वो स्तंभन करवाता है, वो विरेचन नहीं करवाता है। दोनों के गुण और रस वीर्य सब सेम है, पर दंती क्या करवा रहा है, विरेचन करवा रहा है, मतलब कोटी लगा रहा है। जो चित्रक है वो स्तंभन मतलब रोक रहा है। दोनों अलग अलग काम कर रहे हैं, तो इसका एक्सप्लेनेशन अपन किससे, प्रभाव से देंगे। इसी प्रकार मुनक्का द्रव्य के रस आदि महुआ के समान होता है, तथापि मुनक्का मधुर एवं विरेचक होता है, पर जो महुआ होता है जिससे दारू बनती है वो नहीं होता है। घृत के रस, गुण आदि दूध के समान होते हैं, फिर भी दूध अग्निदीपक होता है और घृत अग्निदीपक नहीं होता है। ठीक है, फिर बात करते हैं द्रव्य आदि के कर्म। इस प्रकार इस अध्याय में
द्रव्यों तथा द्रव्यगत रसगुण मतलब रसगुण विपाक प्रभाव के कर्मों का सामान्य रूप से वर्णन कर दिया गया है। फिर भी द्रव्यों के कर्मों के अनेक प्रकार के भेद देखे जाते हैं, क्योंकि प्रत्येक द्रव्य में पंचभूतों के लक्षण ही उसमें मूल कारण होते हैं। जो पांच महाभूत होता है ना, वही हर चीज के कारण होते हैं। प्रत्येक द्रव्य की रचना में पंच महाभूतों का संयोग होता है, किंतु यह संयोग सब में भिन्न भिन्न प्रकार से होता है। अतएव प्रत्येक द्रव्य एक दूसरे द्रव्य में भिन्न होता है। अब जैसे इसको देखेंगे अपन, भिन्नता का उदाहरण। ठीक है, भिन्नता के उदाहरण में जैसे गेहूं और जौ, ये दोनों द्रव्य स्वाद में मधुर तथा गुरु होने पर भी गेहूं वात विकार का शमन करता है और जौ वात कारक होता है। ठीक है, अब जो एक एक्सेप्शन केस को लिखना है। ठीक है, जो हो गया एक एक्सेप्शन अपना। मत्स्य मांस स्वादु रसयुक्त तथा गुरु गुणयुक्त होने पर भी उष्ण कहा गया है। उसी के समान रस गुण में युक्त दूध शीतवीर्य होता है। इसी प्रकार सिंह तथा सुअर का मांस मधुर एवं गुरु होता है, परंतु विपाक की दृष्टि में सिंह का मांस कटु तथा सुअर का मांस मधुर होता है। ठीक है, अब यहाँ पे आप लोग लिख लेना, यव, मत्स्य, सिंह, सुकर, ये चार एक्सेप्शन है, ये अलग अलग काम दिखाते हैं। ठीक है, जो गेहूं है वो नहीं बताता है। ठीक है, दूध है ये सब नहीं है, सिर्फ ये यव, मत्स्य, सिंह, सुकर। जो यव हो गया, मत्स्य हो गया, सिंह हो गया और सुकर, ये ये विभिन्न कर्म दिखाते हैं। ठीक है, इसको वरना विचित्र प्रत्यारबद्ध बोलते हैं। ठीक है, पर जो गोधूम गोधूम मैंने बताया था आपको, जो गेहूं और गेहूं के आटो को बोलते हैं अपन, और जो दूध है ये नहीं है। इसमें जो एग्जाम्पल दिया हुआ है ना, 4+2 6, 6 ये वो नहीं है, ये चारों चीज आती है। ठीक है, जो विभिन्न कर्म लक्षण दिखाते हैं। ठीक है, तो अपना ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। और कोई भी डाउट हो आप लोगों को तो आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, और कुछ मैं तरीका बदलूं पढ़ाने का वो भी बता सकते हो। ठीक है, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना, और अपने फ्रेंड लोगों को भी जरूर सजेस्ट करना। थैंक यू।